हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एनबीएस सर फ्रॉम रिलायबल फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जेई मेन 13 अप्रैल के शिफ्ट 1 के सॉल्यूशंस एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स, राइट? सो हियर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ बर्ड, देयर इज अ फिश, द वेलोसिटीज हैव बीन गिवन। आपको बताना है कि एपरेंट स्पीड कितनी होगी फिश की विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड, राइट? तो इसको करने का बच्चों तरीका क्या है? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइट? हम लोगों को फिश के रिस्पेक्ट में एज सीन बाय द फिश स्पीड पर कमेंट करना है बर्ड की, राइट? यानी कि हम बात करने वाले हैं इन द फ्रेम ऑफ फिश, इन द फ्रेम ऑफ फिश। अगर आप फिश के पर्सपेक्टिव से देखना चाहें कि बर्ड किधर है, तो फिश के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस आती है ये क्या आएगी? एक तो ये जो डेप्थ है जहां पर फिश एक्चुअली है, तो दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस डेप्थ इज वाई एफ, और ये जो अपर पार्ट है जहां पर बर्ड एक्चुअली होगी उसको मैं बोल देता हूं वाई बी। क्योंकि हम फिश के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वाई बी जो है वो एक्चुअल हाइट है। हमें इसका, अगर हमें ये टोटल, इफ आई से द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द फिश इज एस, तो मुझे एस को लिखना चाहिए वाई एफ, दैट इज द डेप्थ ऑफ द फिश, राइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, प्लस मुझे इसकी जगह ये जो पार्ट आएगा वाई बी क्योंकि एक एक्चुअल हाइट है तो फिश के फ्रेम से देख रहे हैं तो ये एक्चुअल नहीं एपरेंट होना चाहिए, तो यहां पर आप देखेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर से, राइट? यानी कि फिश को बर्ड थोड़ा दूर दिखाई देगी, इसलिए जो एपरेंट पार्ट आ रहा है दैट इज मोर देन द एक्चुअल पार्ट। अब आपको वेलोसिटी पे कमेंट करना है, हम फिश के फ्रेम से देख रहे हैं तो डेरिवेटिव कर देते हैं ds by dt दोनों साइड। This ds by dt is equals to dyf over dt plus dy, this is b by b over dt into 4 over 3, right guys? तो ये जो ds by dt आएगा बच्चों, बेसिकली ये जो सेपरेशन है ये डिक्रीज हो रही होगी, तो ds by dt is going to be a नेगेटिव क्वांटिटी क्योंकि ये सेपरेशन फिश के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही होगी। तो ds by dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? YF को देखेंगे तो YF को डिक्रीज किया जा रहा है। YF जो डेप्थ है वो, उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इट इज गोइंग टू बी -9। माइनस क्यों आया? बिकॉज ये डिक्रीज हो रही है YF। और dy by dt आएगा अगेन, इट इज गोइंग टू बी -12 इंटू 4 over 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ds by dt आपके पास आएगा दैट इज -25 मीटर पर सेकेंड। माइनस रिप्रेजेंट्स कि ये जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक वायर है, राइट? दिस इज द वायर, इट इज हैविंग अ रेजिस्टेंस R, ऑल राइट, एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ द पोटेंशियल V0, right? EMF is the V0. Then the power generated through this resistor is represented by P, which is going to be V0 square over R, right? Now in the question they are saying कि आपने इस वायर को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस आप लोगों को पता ही है बच्चों की रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर आप इस वायर का रेजिस्टेंस या इस वायर की लेंथ को हाफ कर देंगे तो आपके पास जो नया सर्किट आएगा उसमें आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो R/2 हो जाएगा। आप उसको फिर से V0 बैटरी, V0 EMF की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इस बार जो पावर जनरेशन आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है? P', उसकी वैल्यू है V0 स्क्वायर ओवर R/2। तो दोनों से कितना आएगा? ये एक वायर R/2 और ऐसा एक और वायर होगा R/2 जो V0 से कनेक्टेड होगा, तो आपके पास टोटल जो आ जाएगा, लेट्स कॉल दी टोटल एज P2, इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ P', तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स V0 स्क्वायर ओवर R। तो P2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स P। P इज द ओरिजिनल पावर जब वो पूरा वायर कंप्लीट लेंथ का था, राइट? तो आपको P ओवर P2 पूछा है विच इज गोइंग टू बी 1/4, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। आपसे बेसिकली इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन 1/x, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है और आपको उसकी पोजीशन दी हुई है बच्चों, आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, आपसे ये कहा गया है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 200 जूल है। आपको फोर्स कांस्टेंट पर कमेंट करना है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की मैं क्या लिखने वाला हूं? हाफ m इंटू वी स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल SHM कर रहा है तो मैं v को लिख सकता हूं ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. गुड. और ओमेगा का वैल्यू कितना होगा बच्चों? ओमेगा's वैल्यू इज गोइंग टू बी k ओवर m. इफ आई प्लेस दिस वैल्यू इन द काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास हाफ m, v की वैल्यू डालूंगा ओमेगा स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ रहा है k, तो यहां पर बनेगा हाफ k इनटू दिस पार्ट इज a स्क्वायर माइनस x की पोजीशन आपको दी है, इट्स a स्क्वायर cos स्क्वायर 30. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 200 इज गिवन टू यू, इट इज गोइंग टू बी हाफ into k, this part is a square, take it out common, so 1 minus cos square 30, cos square 30 is root 3 by 2, तो ये बनेगा 3 over 4. यहां से आपके पास आ रहा है बेसिकली k a square 1 by 4 आ जाएगा, it is going to be 1 by 8, so 1 by 8 is equals to 200. a का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? a का वैल्यू दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, तो यानी कि आपके पास मीटर में कितना आ जाएगा? 40 over 100 मीटर आ जाएगा. तो यहां से आप वैल्यू डालें तो k का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k एज 10 रेज टू पावर 4 आएगा आपके पास, बिकॉज k का वैल्यू किलो न्यूटन में पूछा गया है, सो आई कैन राइट 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3, राइट, न्यूटन. सो दिस पार्ट इज किलो, सो इट्स 10 किलो न्यूटन, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 10. इस क्वेश्चन में इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली हो पाएगा. आरएमएस और एवरेज के बीच में इस तरीके का एक रिलेशन दिया हुआ है, हमसे एक्स की वैल्यू पर कमेंट करने के लिए कहा है. तो आरएमएस का अगर मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं, दैट इज 3RT ओवर m 1 प्लस 5 ओवर x हाफ इंटू एवरेज की वैल्यू आएगी बच्चों 8RT बाय पाई m, राइट. दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और हमें दिख भी रहा है RT बाय m का जो फैक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज होगा दोनों साइड से, तो हमारे पास बचेगा 3 ओवर 8 एंड पाई विल बी इन द न्यूमरेटर, और यहां पर आ जाएगा 1 ओवर 5 ओवर x. पाई का वैल्यू बच्चों आप क्या लेने वाले हैं? 22 ओवर 7, तो 22 ओवर 7 लेंगे, राइट. 1 प्लस 5 ओवर x, 30 ओवर 28 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 ओवर x. तो यहां से आपके पास ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके आएगी 5 ओवर 28. यहां से x का वैल्यू आपके पास पता चल जाता है 28. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए चार्ज और डिस्टेंस दी हुई है, आपको बेसिकली टॉर्क कैलकुलेट करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. टॉर्क का वैल्यू आप क्या आता है आपको मालूम होना चाहिए, P क्रॉस E. P है आपका डाइपोल मोमेंट, तो डायरेक्टली टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, P का वैल्यू रखेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड E का वैल्यू एंड द एंगल बिटवीन देम. सो द एंगल इज already taken as 30 degree, it is provided in the question, right. Now let us place the values. The charge is 10 raised to power minus t and the distance is 0.2 millimeter, so it is going to be 2 into 10 raised to power minus 4 meters. Electric field is 4 into 10 raised to power minus 4 and sin 30's value is half. This 2 will be compromised, so we will get an answer 4 into 10 raised to power minus 10 Newton meter. So third part is going to be the answer. A solid sphere is rolling on a flat horizontal surface if the ratio of angular momentum, the ratio has been given to us. Ratio किस चीज का दिया हुआ है? Angular momentum upon आपके पास total kinetic energy दी हुई है बच्चों, ठीक है ना. ये रेशो आपको दिया हुआ है पाई ओवर 22. आपसे एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है, क्योंकि ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये बेसिकली परफॉर्म कर रहा है एक रोलिंग मोशन सरफेस के ऊपर. तो मैं बात करूंगा, अगर मैं ICOR की बात करूं, यानी कि बॉटम पॉइंट के अबाउट बात करूं एंगुलर मोमेंटम की इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के लिए, तो मैं इस पूरी बॉडी को एक तरीके से
सर्कुलर मोशन करती हुई मान सकता हूं, राइट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ICOR पॉइंट। तो ये जो बॉडी है बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा बच्चों? एंगुलर मोमेंटम के लिए आप करेंगे I अबाउट द ICOR सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा, राइट? सो दिस इज वैल्यू इज गोइंग टू बी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा बच्चों? सेंटर के अबाउट जितना आता है ICOM प्लस उसमें आप MR स्क्वायर को एड ऑन करेंगे और ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। I की वैल्यू है 2/5 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, राइट, इंटू ओमेगा। तो ये बन जाता है 7 MR स्क्वायर बाय 5 इंटू ओमेगा। दिस इज 5, ठीक है? तो ये 5 बन जाता है। और अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आई होप आप लोगों को भी ठीक लगेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + k² बाय r स्क्वायर। बच्चों यहां पर k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन सभी को निकालना आता भी है, अलग अलग बॉडीज का अलग अलग होगा। तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो ये जो k/r का स्क्वायर आ जाता है, ये फैक्टर आ जाता है 2/5। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है दैट इज ½ mv² और मेरे पास यहां से 1/2/5 आएगा पार्ट। सो ये यहां से निकल कर आता है मेरे पास 7/10 mv²। अब आप इन दोनों का रेशो लेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम दैट इज 7/5 m r² ओमेगा डिवाइडेड बाय 7/10 mv²। तो आप ये रेशो लेंगे तो आपके पास आएगा 2/ω। यस, 2/ω का वैल्यू आपको बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में किसके बराबर? pi/22। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास 22/7। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/7। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 14 रेडियन पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया हो। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है POC से, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से। कैसे एटमॉस्फेयर में बेसिकली लेयर्स, एटमॉस्फेयर कितनी सारी लेयर्स में डिवाइडेड होता है आपको पता है। जो फंडामेंटल फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, राइट? ऑल्सो सम पार्ट ऑफ इट इज आइनोस्फेयर। उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है आपके पास। NCERT बेस्ड कंप्लीट क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यू हैव टू गो थ्रू द NCERT टू कवर सच क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से। 2 मेटल दिए हुए हैं, दोनों का वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है। हमें दोनों के डिफरेंस निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। तो कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ का रिलेशन निकालने का एक बेटर रिलेशन क्या होता है? 12400 डिवाइडेड बाय आपके पास जो भी एनर्जी आ रही है बच्चों, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दोगे तो डायरेक्टली आपके पास ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो पहले वाले मेटल के लिए मैं बात करूं, λA माइनस λB चाहिए आपको। तो ऐसा कर लेते हैं कि 12400 ओवर 4.5 माइनस 12400 ओवर 9। इसको सॉल्व करेंगे। 12400 कॉमन ले लें बाहर, राइट? बाय 9 भी कॉमन ले लें। दिस इज गोइंग टू बी 1। ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 1377 के करीब, दैट इज 1378। सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया आपके पास। इंपॉर्टेंट है मजल स्पीड क्या होता है? मजल स्पीड होती है बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, विद रिस्पेक्ट टू द गन। गन के रिस्पेक्ट में जो स्पीड बुलेट की लिखते हैं उसको मजल स्पीड बोलते हैं। तो आइए मोमेंटम कंजर्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। 600 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी है, दिस इज मजल स्पीड। मजल स्पीड इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ध्यान रखना है आपको। So velocity of bullet with respect to gun can be written as velocity of bullet minus velocity of gun. तो velocity of bullet with respect to gun के अंदर velocity of gun को जोड़ेंगे तो velocity of bullet मिल जाएगी ग्राउंड फ्रेम में आपको, ठीक है? तो आपकी गन की velocity पीछे की डायरेक्शन में शो की हुई है। इनिशियली पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। बाद में इसके पास वेलोसिटी v आती है तो -3 × v लिखूंगा क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये पीछे जा रहा है। सिमिलरली उसका मोमेंटम लिखने के लिए मैं मास लिखूंगा उसका 0.01
इनटू उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में दैट इज 600 प्लस आपको गन की वेलोसिटी वेक्टरली जोड़नी पड़ेगी तो वो माइनस आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली यू विल गेट अ वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड के करीब आंसर आएगा। तो जिससे आपका जो इंपल्स बन जाता है गन के ऊपर वो बन जाता है मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी, इट इज 6 न्यूटन सेकेंड। तो आपके पास आंसर बन जाएगा फोर्थ। ये आपके पास एक न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आया है, वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू आप लोगों को पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो आपको बताया ये सामने एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बाइंडिंग एनर्जी एक्स वाई और अल्फा के ए बी सी दी हुई है, राइट। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स, राइट। तो आप कैसे करने वाले क्यू की वैल्यू, आपके पास प्रोडक्ट यानी कि दिस पार्ट इज, यहां की बाइंडिंग एनर्जी लिखने के लिए, अल्फा की बाइंडिंग एनर्जी लिखने के लिए आपको पर न्यूक्लियन दी हुई है सी, और आपके पास न्यूक्लियंस कितने हैं 4, तो 4 अल्फा का कंट्रीब्यूशन आएगा अल्फा पार्टिकल की वजह से, सॉरी 4C, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी अल्फा की दैट इज सी, और कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई विल बी आई थिंक इट इज बी, ठीक है। और न्यूक्लियन से आपके पास 294, सो 294 बी, सो दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, राइट, माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज 298A. So first will be the answer. Now we have a last question in the series that is based on the semiconductor. अगर आपने सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो गेट होता है बच्चों, ये एक और गेट है और ये गेट है आपके पास नॉर गेट, ठीक है। यहां पर जो गेट आपके पास देखने को मिल रहा है वो आपके पास कैसा गेट है, नैंड गेट है। तो आपके पास सोर्स ए आता है और गेट से आपका आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, ए। नॉर गेट में आपको आउटपुट मिलेगा बी बार, और नैंड क्या होता है, इट्स द नॉट ऑफ द एंड, राइट। सो एंड में आप क्या करते हैं, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार उसका बार लगा दें तो यू विल मेक इट एज फाइनल आउटपुट। आप इसमें थोड़ी सी बूलियन अलजेब्रा लगाइए, अगर मैं इसमें अलजेब्रा लगाता हूं, इसको और रिजोल्व करता हूं तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं ए बार प्लस बी बार ओवर बार, दैट विल टर्न आउट एज ए बार प्लस बी, ऐसा बन जाएगा। इसकी ट्रूथ टेबल बनाना चाहें आप तो बना सकते हैं, राइट। दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई, दैट इज ए बार प्लस बी। तो जीरो हमेशा लेने का तरीका 0 0 1 1 लें, पहले आप जीरो इसके साथ बी के साथ क्या ले लें, एक बार जीरो ले लें। अगर आप ए को जीरो लेंगे दैट विल टर्न और चेंज इनटू, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, दैट विल बिकम 1, बी इज 0 तो इट विल बी 1। ए को जीरो लेंगे वो 1 बनेगा, b is already 1 so it is going to be 1। a को 1 लेंगे वो 0 बनेगा, b is 0 so it is going to be 0, right। a is 1 it will turn into 0, b is 1 so it is going to be 1। तो ये आपके पास ट्रूथ टेबल से आ रहा है। ट्रूथ टेबल से ध्यान देंगे इस पर तो आपको पता चलेगा दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। b को देखेंगे तो दिस इज 1, अगेन दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करें कौन सा ऑप्शन आपके पास मिल रहा है आपको। तो जब दोनों 1 ऑप्शन है, जो दोनों 1 है तो यू विल हैव एन आउटपुट 1। तो आपके पास अगर मैं डायरेक्टली थर्ड पार्ट को ऑब्जर्व करूं, सो जब दोनों 1 है तो थर्ड पार्ट में दिस इज ऑल्सो 1, राइट। उसके अगला 0 1 के लिए क्या आ रहा है आपके पास, 0 1 के लिए आपके पास 1 आ रहा है, यस इट इज अगेन 1। और 1 और 0 के लिए क्या आ रहा है आपके पास, 1 और 0 के लिए आपके पास 0 आ रहा है, इट इज 0। और इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।